आई थिंक ज्योति का फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरा बेटा मुझे अच्छे से आई कांटेक्ट देता है बट एक्टिविटी के टाइम पर नहीं दिखता। ओके ज्योति, कैन यू बी मोर स्पेसिफिक? एज ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की एज क्या है? जितना स्पेसिफिक आप होंगे क्वेश्चन में, थोड़ा सा डिटेल्स अगर दे पाएंगे, लाइक चाइल्ड, एज ऑफ द चाइल्ड और डायग्नोसिस ऑफ द चाइल्ड, और तो हमें थोड़ा सा बेहतर पता चलेगा बच्चे के बारे में. वील गेट टू नो मोर अबाउट द चाइल्ड in detail, and we'll be able to answer your question. And that's a good thing, Jyoti. You're doing really great that your child has started giving you eye contact, and I get learning is an issue, but before talking about strategies, I need to okay, 6 year mild to moderate ASD. Perfect. Thank you so much, Jyoti. So first of all, I would like to congratulate you for your efforts कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कि आई कॉन्टैक्ट पर बहुत अच्छे से काम किया आपने. और लर्निंग की जहाँ तक बात है, ये अक्सर हमारे बच्चों के साथ में होता है कि बैठकर एक्टिविटीज़ करना और जो हम इन्हें सिखाना चाहते हैं वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द न्यूरो डाइवर्सिटी our children wants to just run away, explore different things, और बैठ के लर्निंग सबसे बड़ा चैलेंज होता है. तो नंबर 1, एवरी टाइम आप एक्टिविटी टाइम, लर्निंग टाइम प्लान करें, उसके पहले आई वुड सजेस्ट कि एक विजुअल स्केड्यूल आप तैयार करें अपने बच्चे के लिए, जिसमें आप उसको पहले से प्रिपेयर करें कि वील डू दिस. सो सबसे पहले सपोज लर्निंग टाइम है, फॉर एग्जांपल 3 o'clock का लर्निंग टाइम है, तो उससे पहले डूइंग सम एक्टिविटीज जो एनर्जी चैनलाइज करें, राइट, हाइपर एक्टिविटी चैनलाइज करें, डूइंग सर्टेन एक्टिविटीज जो प्रोप्रासेप्टिव इनपुट दें, जैसे कि व्हील बैरो वॉक है, क्रॉल करना है, इस तरह की एक्टिविटीज, और फिजिकली जंपिंग है, क्रिस क्रॉस जंपिंग है. थोड़ी सी ये एक्टिविटीज करने से बच्चे का हाइपर एक्टिविटी थोड़ी चैनलाइज होगी और आप देखेंगे कि बेटर फोकस है. उसके बाद आप अगर विजुअल स्केड्यूल में बच्चा पहले से प्रिपेयर्ड होगा, आवर चिल्ड्रन लव प्रेडिक्टेबिलिटी एंड रूटीन, तो अगर पहले से प्रिपेयर्ड होगा बच्चा कि अभी मुझे ये एक्टिविटी करनी है, उसके बाद देयर इज 30 मिनट्स ऑफ लर्निंग टाइम, हर चीज को स्पेसिफाई करना है. तो अगर प्रेडिक्टेबिलिटी होती है कि लर्निंग टाइम 30 मिनट्स का है ना, तो वो उसके लिए कंफर्टेबल हो जाता है कि ओके, विजुअल टाइमर लगा दिया आपने, एक सैंड टाइमर, विजुअल टाइमर लगा दिया कि ये 30 मिनट्स का एक्टिविटी टाइम है, और उसके बाद में मुझे उसके बाद में जस्ट ऑलवेज प्लेस एन एक्टिविटी जो बच्चे को करना पसंद है. जैसे आउटडोर ले जाना है तो वो आप कर सकते हैं, या पेंटिंग है या कलरिंग है, कि जो बच्चे को पसंद है, जो भी अच्छा लगता है, वो 30 मिनट्स का वो टाइम है. सो यूज दैट एज अ मोटिवेशन कि पहले हम ये कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इस एक्टिविटी पर आएंगे. सो यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी, तो पहले एक हाइपर एक्टिविटी सप्रेस किया आपने ताकि सिटिंग बेटर हो, और उसके बाद में उसको पॉजिटिवली रिइंफोर्स करने के लिए उसकी पसंद की एक्टिविटी. अगर आप इस तरीके से प्लान करेंगे और पहले से बच्चे का स्केड्यूल रेडी है, तो उसके लिए प्रेडिक्टेबिलिटी है, तो आई थिंक आप देखेंगे कि नोटिस करेंगे कि लर्निंग में उसको बैठ के काम करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा. और ग्रेजुअली डोंट एक्सपेक्ट कि वो एक साथ अगर बिल्कुल नहीं बैठता है तो 30 मिनट्स बैठने लेगा. इट्स ओके, 5 मिनट्स बैठ रहा है शुरू में, तो रीइंफोर्स करना है हमने उस बिहेवियर को, उस पर डांटना नहीं है. ग्रेजुअली उसको विजुअल टाइमर्स के साथ में हम बढ़ाते रहेंगे. तो आप ग्रेजुअली 5 मिनट्स से 6 मिनट्स फिर 8 मिनट्स विजुअल टाइमर्स में करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. और ग्रेजुअली सिटिंग ड्यूरेशन हम बढ़ाते रहेंगे, और जितना ज़्यादा आप कर पाए एक्टिविटीज़ को एंगेजिंग बनाने की कोशिश करते रहिए. इट विल रियली हेल्प इन द लर्निंग प्रोसेस. एंड व्हाइल वी आर आंसरिंग दीज क्वेश्चंस, जब हम इन क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं, तो वी वुड रिक्वेस्ट, चाहे वो आंसर आपके क्वेश्चन का हो या फिर किसी और फेलो पेरेंट का हो, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि सेम क्वेश्चन आपका भी हो, या आने वाले दिनों में आपके पास वो सेम चैलेंज आने वाला हो जिसके लिए आप पहले से ही बेटर इक्विप हो सके. सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सोनाक्षी. सोनाक्षी, आपका कहना है कि बच्चा लेस वर्बल है, क्लैरिटी कम है, हालांकि अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छी है. सो दिस क्लियरली शोज कि फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस कि आपने बहुत अच्छे से बच्चे के साथ काम किया है और वो रिसेप्टिव लैंग्वेज पे आ गया, वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है आपकी इंस्ट्रक्शंस को, which is the first step. Now second good thing about this is that he is able to speak. Clarity नहीं है लेकिन speech है. So understanding है, बच्चा अगर समझ पा रहा है कि आप क्या बोल रहे हो और बोलने की क्षमता है, is capable of speaking,
then there are very good chances कि full fledged speech पे आप काम कर पाओगे. So you must understand कि आप इस समय you are at a level of cognition का level और receptive language का जो level है आप वहाँ पर हैं अभी, and next level पे आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, which is expressive speech, which takes a little time. I'm sure अगर आपने उसकी speech therapy अभी start नहीं कराई है, then please do that. That will be required at this point of time. And साथ साथ में आपको बातें करने की जरूरत है अभी बच्चे के साथ इस समय. In short, crisp sentences, starting from what sentences कि ये क्या है, तो छोटे छोटे आप उसको sentences दे सकते हैं. साथ में visual cards भी आप डाल सकते हैं. So when you put visual cards in front of the child, अगर आप पूछते हैं कि अच्छा आपको मैंगो पसंद है या बनाना, और आपने मैंगो और बनाना दोनों की पिक्चर्स वहां पे रखी हैं, so it becomes easier for the child to choose one of them. So expressive language के लिए आपको धीरे धीरे करके छोटे सेंटेंसेस से स्टार्ट करना है और फिर लॉन्गर सेंटेंसेस पे जाना है. पेशेंस रखना पड़ेगा. डोंट लूज पेशेंस. इट्स अ टाइम टेकिंग थिंग. ग्रेजुअली आप धीरे धीरे करके आप लैंग्वेज को बिल्ड होता हुआ देखेंगे वीक आफ्टर वीक. सो एक छोटी सी एक्टिविटी हम संयम के साथ करते थे जो आपको बेनिफिट करेगी. हम क्या करते थे, कोई भी एक शब्द ले लेते थे या एक पिक्चर कार्ड ले लेते थे. उस एक पिक्चर कार्ड को दिखा के हम लोग आपस में एक गेम खेलते थे. लेट्स से हमने एक पिक्चर कार्ड लिया और उसमें एक डॉग है. सो हम लोग पहले हफ्ते में बारी बारी से खेलते थे कि मान लीजिए ये डॉग है और डॉग के बारे में मैंने बोला दिस इज अ डॉग, या सिर्फ डॉग बोला. फिर हमने दूसरा पिक्चर कार्ड लिया, मम्मा ने बोला कैट. फिर उसके बाद संयम की बारी आई, फिर हमने एक पिक्चर कार्ड दिखाया और बोला ये क्या है. शुरू में उसने नहीं बोला, हम लोगों ने मॉडल किया, रोल प्ले किया. एक हफ्ते के बाद उसका थोड़ा सा इंटरेस्ट हमें दिखना शुरू हुआ. उसने बोला कैट का कैट. ना ये पहली बारी हमने बच्चे के मुंह से कुछ शब्द सुनने शुरू करे, एक सिंगल शब्द पे आए, वहां से हमें 2 वर्ड्स पे जाना है. नेक्स्ट वीक हमने वही गेम दोबारा खेला. अब डॉग तो बोल ही रहे हैं, लेकिन डॉग के साथ हमने बोला अगर वो ब्लैक कलर का डॉग है, ब्लैक डॉग. हमने वहां 2 शब्द डाल दिए. फिर राखी की बारी आई, वहां पे एक और मान लीजिए रेड एप्पल है, तो उन्होंने बोला रेड एप्पल. अब संयम की बारी आई, नाउ ही नोज कि मुझे 2 वर्ड्स बोलने हैं, मे बी येलो बनाना अगर कलर्स का कॉन्सेप्ट है. ऐसे हफ्ते दर हफ्ते धीरे धीरे करके आप नंबर ऑफ वर्ड्स बढ़ाते चले जाएंगे. नंबर ऑफ वर्ड्स बढ़ाने से बच्चे का कॉन्फिडेंस भी, जब आप एज अ फैमिली गेम इसको खेल रहे हैं तो उसकी वोकैबुलरी भी बढ़ रही है, उसको मजा भी आ रहा है और साथ में कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि वो उसके साथ, उसको ऐसा नहीं लग रहा कि मेरे साथ ही काम हो रहा है. सिर्फ बच्चे को ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ ये खेल में पेरेंट्स मेरे साथ गेम खेल रहे हैं और गेम खेलते खेलते वो अपनी लैंग्वेज को बिल्डअप कर रहे हैं. सो ये जो पर्टिकुलर मैंने एक्टिविटी बताई है, इसका एक स्पिन द व्हील के नाम से एक बहुत प्यारा सा गेम है जो हम लोग अभी बिल्ड कर रहे हैं, स्पेशली ऑन पेरेंट्स डिमांड की. दिस कैन बी अ पाथ ब्रेकिंग एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन इन टर्म्स ऑफ स्पीच. सो आप संयम फॉर ऑटिज्म की वेबसाइट पे जाएंगे, अभी नहीं मिलेगा, लेकिन एक हफ्ते के बाद अगर आप वहां पे देखेंगे, यू विल फाइंड दिस स्पिन द व्हील वोकैबुलरी गेम देयर. इट विल हेल्प यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. जब तक नहीं है, आप प्लीज घर पे विजुअल कार्ड्स दिखा के इस तरीके से गेम्स खेलेंगे, विल रियली हेल्प यू. ये तबस्सुम का कहना है कि बच्चा एक जगह टिककर नहीं बैठता है और कुछ एक्टिविटी कराओ तो नहीं करता है. थैंक यू वेरी मच फॉर योर हार्ट्स एंड लाइक्स. थैंक यू तबस्सुम. जैसे मैंने अभी ज्योति को रिप्लाई किया, हमारे बच्चे न्यूरो डाइवर्स हैं, तो ऑफ कोर्स ये एक चालक कैन यू जस्ट मूव द चैट सो दैट यू कैन सी. तो हमारे बच्चे न्यूरो डाइवर्स हैं, तो बैठकर एक्टिविटी कराना ऑफ कोर्स चैलेंजिंग हो सकता है. तो जैसे मैंने ज्योति को बोला, आप वैसे ही प्लान कर सकते हैं. आई थिंक योर चाइल्ड इज 7 year old. सिमिलर सिचुएशन है, तो आप पहले हाइपर एक जगह टिककर नहीं बैठता है, तो आप यही समझना होगा कि हाइपर एक्टिविटी है बॉडी में. और जब हाइपर एक्टिविटी है तो एक जगह बैठकर फोकस करना इस सबसे बड़ा चैलेंज. तो आप हाइपर एक्टिविटी पर काम कर सकते हैं. और हाइपर एक्टिविटी पर आप एक्सरसाइजेस, तो फिजिकल एक्सरसाइज जैसे मैंने क्रॉलिंग, व्हील बैरो वॉक, ट्रैम्पोलिन जंपिंग है, यूजुअली आप रनिंग है, एक मीनिंगफुल प्ले जिसमें फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व है, प्लस प्रोप्रासेप्टिव इनपुट मिल रहा है बच्चे को. जैसे कुछ हैवी वेट पुशिंग पुलिंग एक्टिविटी है, तो ग्रोसरी मार्केट आप ले जा रहे हैं बच्चे को, तो पुशिंग पुलिंग, जैसे ट्रॉली को पुश और पुल कर सकते हैं, ये भी प्रोप्रासेप्टिव इनपुट देता है, तो बच्चे को काम होने में बहुत हेल्प मिलती है. इसके अलावा डाइट मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं जो बहुत हेल्प करने वाले हैं. अगर आप GFCF डाइट फॉलो करेंगे तो हमारा बच्चे का जो गट होता है, हमारे बच्चे नॉर्मल कैसीन और ग्लूटेन
पर को नॉर्मल डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं काफ़ी बार, तो उनका गट जो है रिएक्ट करता है उसके लिए, तो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है जो आपकी जो ब्रेन की एक्टिविटी है, ब्रेन की नॉर्मल फंक्शंस में हिंड्रेंस पैदा करता है। तो अगर आप GFCF डाइट फॉलो करते हैं तो ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं और नेचुरली जो है आपकी जो गट है उसमें इन्फ्लामेशन है बिकॉज ऑफ दीज टॉक्सिन्स, वो धीरे धीरे सबसाइड होने लगता है और जो गट से ब्रेन का कनेक्शन है वो बेटर होने लगता है। अगर आप ये फॉलो करते हैं तो अगर ये गट ब्रेन कनेक्शन बेटर होने लगता है तो ऑब्वियसली लर्निंग बेटर होने लगती है। और सिटिंग मतलब एक जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि सिटिंग टाइम नहीं है, अगर सिटिंग ही नहीं है तो लर्निंग कैसे होगी और बच्चे का फोकस कैसे होगा। तो अगर आप डाइट चेंजेस करेंगे, आप हमारा डाइट वाला वीडियो देख सकते हैं। जो लोग इंस्टाग्राम पे हैं, अगर आपने यूट्यूब पे फॉलो नहीं किया है तो आप यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सेम नाम से है, संयम फॉर ऑटिज्म, और डाइट रेसिपीज के वीडियोस देख सकते हैं। और आप पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए GFCF डाइट, क्योंकि पेरेंट्स वर कमिंग अप कि हम क्या खाना दे बच्चे को, GFCF सीम्स वेरी डिफिकल्ट, फिर हम ये नहीं दे पाएंगे, वो नहीं दे पाएंगे, तो हम लोगों ने रेसिपी चैनल भी अभी इंट्रोड्यूस किया है, संयम फॉर ऑटिज्म फूड रेसिपीज। ये चैनल का लिंक हम चैट में दे सकते हैं। Once this video is complete, इसका एक वीडियो हम पोस्ट कर देंगे YouTube पे, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक भी और अगर आप Instagram पे भी हैं तो हमारी रील्स हैं उस चैनल के बारे में, आप YouTube पे जाएंगे तो भी उस चैनल के बारे में शॉर्ट्स है और हमने बात की हुई है, तो प्लीज डू फॉलो दैट, स्टार्ट यूटिलाइजिंग दोज रेसिपीज फॉर योर चिल्ड्रन एंड इट विल रियली हेल्प। आई होप तबस्सुम आपको हेल्प मिलेगी इससे, और ऑल द वेरी बेस्ट एंड मे एवरी चाइल्ड प्रोग्रेस each day, each moment. And by the way, Instagram हैंडल पे भी और YouTube पे भी हमारा जो चैनल का डिस्क्रिप्शन है उसमें रेसिपी चैनल का लिंक ऑलरेडी है, you can go to the recipe channel from there as well. Yes. Now the next question, let's move to the next question. Virendra Academy Online, baby is 1.6 months old, diagnosed with pre-autism symptoms. How to start activity to make eye contact? Okay, so Virendra, first thing is that your child is too young abhi. 18 महीने के हैं अभी, एंड वन ग्रेट थिंग इज अबाउट यू इज दैट यू आर अ वेरी अवेयर पेरेंट। आपने हमने भी ऑलमोस्ट संयम को इसी एज में हमने कैच कर लिया था कि हाँ कुछ ऑफ है, एंड वी स्टार्टेड गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। सो आई अंडरस्टैंड कि ये जो सिचुएशन है अभी इस टाइम पे जब आपने कैच किया इस चीज़ को, इट्स नॉट एन ईजी टाइम फॉर यू। इस समय पे बहुत सारा इमोशनल टर्मोइल भी होता है, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, पेरेंट्स गो इनटू अ फेज ऑफ डिनायल एज वेल। But I'm so happy to see that you have come online to find out the answers and you are inquiring about it. So that's a very, very positive sign. Now, as far as the eye contact is concerned, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, आई कॉन्टैक्ट के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो हम संयम के लिए ट्राई करते थे उस टाइम, so that he may start giving you the eye contact. पहली चीज हम करते थे, हम यूज्ड टू प्ले अ गेम जो बच्चे को छोटे गुदगुदी करते हैं ना, जैसे गोद में लिटा के। सो उसको अपनी गोद में लिटा के फेस अपनी तरफ रख के आप उसको स्टमक में थोड़ी थोड़ी गुदगुदी कीजिए। देयर आर गुड चांसेस दैट व्हेन यू गिगल द चाइल्ड, उस समय पे बच्चा आपको आई कांटेक्ट देगा स्माइल करते हुए। सो ट्राई दिस। बहुत ज्यादा गुदगुदी मत कीजिएगा, वो बच्चे के लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है। टिकलिंग आपने हल्की सी करनी है, तो नेचुरली स्माइल देते हैं बच्चे और आप आई कांटेक्ट बहुत अच्छा ग्रैब कर सकते हैं टिकलिंग करते हुए। Now the second thing that you can do is, जब भी आप उससे बात कर रहे हैं तो उसके सामने उसके आई लेवल पे आके बात करें। ऐसे खड़े होके नहीं, आप यहाँ हैं और बच्चा यहाँ है, उसके बैठ के उसके आई लेवल पे बात करें। और अगर ज़रूरी हो तो फेस को प्यार से सामने से होल्ड करके उसके बालों को सहला के फिर आप धीरे से उससे बात करें, जितना आई कॉन्टैक्ट आप ग्रैब कर पाएँ। इफ़ यू आर अ मदर एंड इवन इफ़ यू आर अ फादर, और अगर आप चाहते हैं आई कॉन्टैक्ट लेना तो मदर्स बड़ी सी बिंदी लगा सकती हैं यहाँ पे, सो दैट वो अटेंशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे जाए। फादर अगर आप हैं तो फेस स्टिकर्स बहुत सारे आते हैं, आपने वो इंटरेस्टिंग फेस स्टिकर लगाया और फिर बच्चे के साथ बात किया, जेंटली हेड नेक होल्ड करके, वहाँ पे भी चांसेस बढ़ जाते हैं। वन मोर थिंग दैट यू कैन डू इज, आप जब भी बच्चे से बात करें उसको टैप करके बात करें। सो उसके शोल्डर पे प्यार से टैप करें, उसकी अटेंशन पहले आपकी तरफ आए और फिर उसके बाद बात कर सकते हैं। आई कैन टेल यू वन मोर थिंग, देयर इज अ गेम, एक गेम था जो मैं संयम के साथ खेलता था जब भी कभी उसे बाहर लेके जाता था। हमने उस गेम का नाम रखा था लुकी लुकी गेम। सो उस गेम में हम लोगों ने क्या किया कि एक दूसरे की तरफ देखेंगे, ऑल्दो योर चाइल्ड इज वेरी यंग अभी, सो
जेस्चर्स के थ्रू मे भी समझ पाए, बट ये गेम आपको काम में आएगा, अभी नहीं तो बाद में। सो हम लोग बिना पलक झपकाए एक दूसरे की तरफ देखते थे और काउंट करते थे 1 2 3 4 5 धीरे धीरे करके, और देखते थे कि पहले कौन हंसेगा या पहले कौन ब्लिंक करेगा। तो संयम को धीरे धीरे ये मजा आने लगा, और ये इससे रियली उसका आई कांटेक्ट 2-3 सेकंड से बढ़कर 30 सेकंड 35 सेकंड 40 सेकंड तक गया था। एंड साथ में जब आप एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, देयर आर लॉट ऑफ इमोशंस दैट यू कन्वे, सो आप एक रिलेशनशिप भी बिल्ड करते हैं। सो ऑल दीज स्टेप्स बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे बच्चे के साथ, आई एम श्योर आपको बेनिफिट मिलेगा। और आई कांटेक्ट का वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, डिटेल में बहुत सारी आपको एक्टिविटीज मिलेंगी। सिंपल हम कोशिश करते हैं कि वीडियोस सिंपल हों और ऐसी चीज़ें हों कि नो कॉम्प्लेक्स नो हाई फाई थिंग्स, सिंपल हों जो पेरेंट्स इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ, और वो टिप्स आपके लिए बहुत ईजी टू डू हो। तो उसमें से आप 3-4 चीज़ें सिंपल पीकाबू, टिकलिंग, ये तो आप छोटे से 1 ईयर 6 मंथ्स के साथ बच्चे के साथ बहुत मज़ेदार से कर सकते हैं। तो आई कांटेक्ट पर आप मतलब ये काम कर सकते हैं अभी से फॉर श्योर। और बहुत अच्छी बात है कि आपने पहले ही नोटिस कर लिया है, तो आप इस पर आपने पहले ही नोटिस कर लिया है, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा और इस पर आप विजिलेंट रहिएगा, क्योंकि प्री ऑटिज्म सिम्टम है, तो विजिलेंट रहिएगा। और अगर थोड़ा सा डॉक्टर के साथ, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जिनके साथ भी आपने डिस्कशन किया होगा, उनके साथ में टच में रहिएगा। नेक्स्ट 3-4 मंथ्स आप काम अभी से शुरू कर सकते हैं ये, और अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है तो आप थेरेपीज वगैरह शुरू कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच वीरेंद्र। अगर आपको हेल्प मिली हो तो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू योर रिएक्शंस। All right, thank you very much everyone. So let's take one more question from Instagram. तो हम alternately जाने की कोशिश कर रहे हैं। नेहा का क्वेश्चन है कि स्टडीज में 9-year-old बॉय स्टडीज में लैग करता है, बच्चा 1-on-1 ऑल कॉन्सेप्ट्स नॉट क्लियर, कुछ आ जाता है कुछ जाने देते हैं, तो ये सबसे परेशान रहती हूँ, क्लास बड़ी होगी तो आगे क्या होगा। आई गेट योर कंसर्न नेहा एज ए मदर, और मैं कंप्लीटली समझ सकती हूँ। मगर मुझे लगता है कि आवर चिल्ड्रन आर डिफरेंट, तो वी शुड एक्सेप्ट who they are। और मुझे कहीं ना कहीं all due respect to the study system that we have in our schools, especially in India, मुझे लगता है कि there is much more that our children can do. Let's not we should not put a cap on their education through school। बल्कि मुझे लगता है स्कूल में जो ठीक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स तक ठीक है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती रहती है तो इट्स मोर ऑफ लर्निंग एंड मगिंग अप थिंग्स, स्पेशली इन इंडिया, राइट। और जबकि हमारे बच्चे बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं सीख सकते हैं, इट्स दैट कि उनका लर्निंग स्टाइल अलग हो सकता है। इनफैक्ट हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल अलग होता है, लेकिन न्यूरोटिपिकल बच्चे कोप अप कर लेते हैं। आपने नोटिस किया कुछ बच्चे वीडियोस से पढ़ते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, बुक्स से उनको समझ नहीं आता है, राइट। कुछ बच्चे ऑडियो विजुअल लर्नर होते हैं, जैसे संयम भी था, मेरे दोनों बच्चे ऑडियो विजुअल लर्नर्स हैं, तो बुक्स के थ्रू पढ़ने से अच्छा वो वीडियोस पर और ऑडियो विजुअल लर्निंग के थ्रू पढ़ते हैं, तो उन्हें ज्यादा अच्छे से वही चीजें ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। कुछ बच्चे काइनेस्थेटिक लर्नर होते हैं जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग से सीखते हैं, खुद करके सीखना चाहते हैं। मगर हमारा अनफॉर्चुनेटली जो स्कूल सिस्टम्स है बहुत ही टिपिकल है, क्लास वाइज मगिंग अप, और लर्निंग के नाम पर हम वी आर मोर मगिंग अप। तो यहाँ मैं ये बोलूंगी नेहा, इट्स ओके, इट्स ओके। तो डोंट लेट द learning, don't let the school come in the way of your child's learning, ठीक है। तो वो जितना कर रहा है आप उसके लिए एक्सेप्शन ले सकते हैं, 9-year-old है, आई अंडरस्टैंड, आप एक्सेप्शन ले सकते हैं। जो सब्जेक्ट्स वो अच्छे से करना चाहे, जो पढ़ना चाहे उसे पढ़ने दीजिए, बल्कि उसके ओवरऑल डेवलपमेंट पर काम कीजिए। ट्राई टू फाइंड आउट कि उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है। हर बच्चा यूनिक होता है, उसकी अपनी स्ट्रेंथ होती है। जैसे संयम का हमने म्यूजिक में देखा कि उसका म्यूजिक की तरफ ओरिएंटेशन है। अंश इज वेरी क्रिएटिव, उसने बुक राइटिंग शुरू की, मेरा छोटा बेटा। तो हमें अपने बच्चों को नर्चर करना है, उनकी स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करके उसे नर्चर करना है। कोई बच्चे पेंटिंग में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ ड्राइंग में, कुछ म्यूजिक में, कुछ किसी की हर बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ है। आपके बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है,
उस पर फोकस कीजिए, उसे आइडेंटिफाई कीजिए, उसे नर्चर कीजिए. दैट विल बी, आई थिंक, दैट शुड बी योर फोकस. स्कूल का सिस्टम उसको कैसे इवैल्यूएट कर रहा है, उसके लिए मेरे ख्याल से उसमें ज़्यादा फोकस मत कीजिए. इट्स ओके, वो जितना अच्छे से जो चीज़ें कर लेता है बहुत अच्छी बात है, और जो कॉन्सेप्ट वो आसानी से कर लेता है दैट्स ओके. जो नहीं कर पा रहा है उसके लिए आप मेहनत कीजिए, ऑफ कोर्स कोशिश कीजिए, लेकिन अगर वो आपको लगता है नहीं कर पा रहे, इट इज बिकमिंग टू मच फॉर हिम, देन रिलैक्स, लीव इट, रादर फोकस ऑन अल्टरनेटिव स्किल्स. सो एक छोटी सी बात समझिए कि जिस पौधे को आप पानी देंगे वो ही पौधा ग्रो करता है. सो अगर हम बच्चे की खामियां देखते हैं कि गैप्स हैं कौन कौन से, और हर वक्त अगर हम गैप्स में को ही आइडेंटिफाई करके उसके लिए वरीड रहते हैं, सो वो बढ़ेगा. लेकिन अगर हम उसकी छोटी छोटी पॉजिटिव्स, क्या क्या हमारा बच्चा कर पा रहा है, किस चीज में उसका इंटरेस्ट बन रहा है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा और टाइम दे पा रहा है, दिस इज समथिंग दैट ही इज डूइंग ब्यूटीफुली, अगर हम उसको फोकस करते हैं तो वो बढ़ेगा. बहुत छोटा सा लॉजिक है. एंड गैप्स को आइडेंटिफाई करना जरूर है. इट्स इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई गैप्स सो दैट यू मे टेक एक्शन, बट आपका फोकस प्रोग्रेस पे होना चाहिए. सो ये छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट है, इसको अगर आप अपना के देखेंगे इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस वेयर यू आर. कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें लाइफ को बहुत अलग पर्सपेक्टिव दे देती हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए. मैं शुरू से ना बहुत ज़्यादा, ऑनेस्टली मैं लाइव हूँ तो आपके साथ अपनी ज़िंदगी भी शेयर करती हूँ. तो मैं आई बीन अ टॉपर ऑल माई लाइफ, पढ़ने में बहुत अच्छी थी. तो मेरे लिए माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग शुरू से ही कि फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है. और जब मैं फर्स्ट नहीं आती थी, इवन एक बार ऐसा हुआ पूरा पूरा स्कूल लाइफ में मेरे साथ, क्लास 4th में आई रिमेम्बर कि मैं सेकंड आई, मैं फर्स्ट नहीं आई. और 3 मार्क्स का डिफरेंस था, जो फर्स्ट आया था और जो मैं सेकंड आई थी, 3 मार्क्स का डिफरेंस था. एंड my teacher, my parents looked at me shocked. And for me, मेरे लिए ऐसा एक्सपीरियंस था that I actually failed. हालांकि क्लास में सेकंड आई थी, बट मेरा एक्सपीरियंस ये था बिकॉज आई डिड नॉट मीट दोज एक्सपेक्टेशंस. तो आई कुड नॉट मीट माई ओन एक्सपेक्टेशन, आई कुड नॉट मीट माई पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन. तो फर्स्ट आना है, सेकंड कैसे आ गई. तो मेरे लिए ना बहुत हार्ड था. जैसे आपके लिए हार्ड है, मैं बहुत आसानी से ये बात ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था नेहा. जो बच्चा टिक कर बैठता नहीं है, जो लिखवाना बहुत, मतलब कैसे पढ़ाएंगे इसको हम, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट समझाएंगे. तो मेरे लिए बहुत चैलेंज था ये मानना भी कि मेरा बच्चा फर्स्ट नहीं आएगा. मतलब एनीथिंग लेस देन दैट वाज वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर मी. तो मैं लगी रहती थी. देन it took me some time to realize that every child is unique. We need to give them their own space to grow. जैसे हर फ्लावर अलग होता है, हर फ्लावर की रिक्वायरमेंट भी अलग होती है. किसी को कम धूप चाहिए, किसी को ज़्यादा धूप चाहिए, किसी को कम पानी चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए. तो मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, वो मैं अपने बच्चे पर नहीं डाल सकती. मेरा इनफैक्ट अंश, मेरा दूसरा बेटा है, यंगर सन, वो न्यूरोटिपिकल है. उसे कोई इशू नहीं है, राइट. उसके साथ कोई चैलेंज नहीं है. मगर वो भी इवन फॉर हिम नाउ वी आर लाइक, देखो जो तू करना चाहता है तो वो कर, allowing him to be. तो he started writing. He is 12. He has already written 3 books. वो अपनी इमेजिनेशन फिक्शन राइटिंग सीख रहा है, कहीं से सीखा नहीं है उसने, बट जैसा मर्जी कर रहा है. वी आर जस्ट फोकसिंग, तो पब्लिश कर रहा है, और ग्रेजुअली हम इम्प्रूव करते रहेंगे. बट आवर जॉब शुड बी उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना. तो वी आर फोकसिंग ऑन दैट. मतलब उसके मार्क्स कितने हैं, बस हमारी कोशिश रहती है कि वो फोकस्ड रहे, जो भी काम कर रहा है उसमें फोकस्ड रहे. आउटकम क्या है डजंट मैटर. ठीक है. तो मेरी आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप फोकस कीजिए उसके स्किल पर, उसकी लर्निंग स्टाइल पर और उसकी स्ट्रेंथ पर. आई एम श्योर ही विल डू वंडर्स एंड ही विल डू ग्रेट इन लाइफ. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू वेरी मच नेहा. You can express through emotions and reactions, if this question benefited you, this answer benefited you.